भारत में जाति प्रथा के प्रचलन और संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करते हुए अगला प्रश्न ये है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके मूल का प्रश्न एक कड़वा प्रश्न है। जात पात के अध्ययन में इसकी दुखद अवहेलना की गई है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। तो ये कहानी है भारत में जाति प्रथा पुस्तक की, भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास पुस्तक की। और ये कहानी जाति प्रथा को लेके है। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिससे कि आने वाली और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ ने इसका समर्थन किया और कुछ ने इस प्रश्न पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया। कुछ लोग समझ पाने में सफल रहे यह जात पात का मूल कहाँ से हो सकता है। वो कहते हैं यदि हम विवाह प्रथा मूल के प्रति अपने स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो बहुवचन रूप में अर्थात जात पात के मूल का प्रयोग ढंग से करना चाहिए। वैसे भारत में जात पात के मूल के बारे में कोई उलझन पेश नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सजाती विवाह ही जात पात का एकमात्र है कारण। जब मैं जाति के मूल की बात कहता हूँ तो इसका अर्थ सजाती विवाह प्रथा की क्रियाविधि का मूल से है। किसी समाज में व्यक्तियों की अति सूक्ष्म अवधारण को इतने शक्तिशाली ढंग से प्रचारित करना मैं गंदगी उछालना कहने जा रहा हूँ। यह राजनीतिक भाषा में कोरी बकवास है। यह नगण्य नगण्य है कि हर व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। समाज स्वार्था वर्गों से मिलकर बना है। इसमें वर्ग में संघर्ष के सिद्धांत पर बल देने अतियोक्ति हो सकती है, परंतु यह समाज है कि समाज में कुछ निश्चित वर्ग हैं जिसका आधार पर भिन्न हो सकता है। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग से संबंध होता है। यह एक शाश्वत सत्य है। आरंभ हिंदू समाज भी इसका अपवाद नहीं कर रहा होगा। जहाँ तक हम जानते हैं कि अपवाद नहीं। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखें कि जात पात की उत्पत्ति अध्ययन में बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि वर्ग है जिसने सबसे पहले अपनी जाति की संरचना की। इसीलिए वर्ग और जाति एक दूसरे के रूप में फर्क यही है कि जाति और सजातीय परिधि में रखने वाले वर्ग है। जाति प्रथा कहता है जाति प्रथा मूल के अध्ययन हमारे प्रश्नों को उत्तर दे सकता है और कौन सा वर्ग है परिधि सूत्रपात किया जो इसका चक्रव्यूह है। यह प्रश्न बहुत ही कतूहलजनक है, परंतु यह प्रारंभिक है। इसका उत्तर उस रहस्य से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जाति प्रथा कैसे पनपी और दृढ़ हुई है। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं इसका परोक्ष उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाल दिया जाए। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है और कहता है कि हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान है कि गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया, जहां इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता और न संपूर्णता है। यह
महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गौर ब्राह्मण जाति इस प्रथा का अनुसरण करती है तो वो आसानी से देखा जा सकता है। यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जाति की कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मण ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरक्षण कर ली, और ये अलग प्रश्न है जिस पर अन्य अवसर पर विचार दिया जा सकता है। परंतु रीति रिवाज पर कड़ाई पालन और इस पुरोहित वर्ग विचार प्राचीन कथा इस कथा पे कड़ाई अमल और प्रमाणित कर सकता है। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा किया। अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूँ, जिसका संबंध पूरे भारत में जात पात के उद्भव विचार से है। जिस प्रकार मुझे उत्तर देना है, यह एक अन्य गैर ब्राह्मण समुदाय का जैसे ये फैली है, इसकी उत्तर में मेरा विचार पूरे भारत में जाति प्रथा के प्रचलन से ज़्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार सूत्रपात दो अलग बातें नहीं है। विद्वान इस बात से सहमत है, जाति प्रथा भोले भोले समाज पर कानून गढ़ने वाला नैतिकता और मूलमा चढ़ाकर थोप दी जाती है। सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रहती है। पहले मैं भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहता हूँ। हर देश में इसके विधि निर्माता होते हैं, वे अवतार कहलाते हैं ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि निर्माता कानून और नैतिकता की प्रतिस्थापना करते हैं। भारत के विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वो एक ढीठ व्यक्ति रहा है, और यही एक सत्य रूप है। उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की है, और मैं कहता हूँ कि दुशासी व्यक्ति जिस मानवता उसके विधान के सिरोधार्य किया है, वह वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है। जाति विधान की संरचना की गई है। यह कहना है कि अतिशयोक्ति न हो और मनु में ऐसा कोई विधान भारत में जाति प्रथा की नहीं बनाया गया है और रसतला में पहुंचा दिया जाए और पशुवत बना दिया जाए और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया जाए। यदि वह क्रूर न हो जिसने सारी प्रजा का दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी न की जा सकती है कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता है जो उसकी व्यवस्था में साफ झलकता है। मैं मनु के इस विषय में कठोर लगता हूँ, परंतु यह मेरा निश्चय है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता हूँ कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। यह एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, मनु ने जाति की विधान का निर्माण नहीं किया और न ऐसा कर सकता है। जाति प्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी। वह एक पोशाक थी, इसीलिए उसने उसे एक दर्शन के रूप में, परंतु निश्चित रूप से हिंदू ब्राह्मण समाज वर्तमान रूप में जारी न रह सकता है। प्रचलित जाति प्रथा को उसने संहिता के रूप में जाति प्रथा का प्रचार किया। जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता है। तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति संरचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, सिवाय यह कहना कि वैचारिक दृष्टि से गलत है, इरादतन दुर्भावनापूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि वे भी, परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदाय पर जाति प्रथा थोपने उनके
बूते की बाहर की बात है। अपने इस तरह की दर्शन द्वारा हो सकता है उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने का सहायता की हो, परंतु अपनी क्षमता से वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी गौरवशाली हो, चाहे कोई कितना भी कठोर हो, अपने ढंग से समाज को चलाने में वह प्रशंसित तो हो सकता है, किंतु यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। मेरी आलोचनाएं की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह असत्य है। पुरातनपंथी हिंदुओं के मन में यह दृढ़ धारण की है कि हिंदू समाज की तरह जाति प्रथा की प्रणाली ढल गया है और संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है, बल्कि इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया गया है। यह स्थिति सुखद हो सकती है क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी और शास्त्रों गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर से आधार पर ध्यान नहीं दिलाया है। वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गई। मैं उन सुधारकों का पक्षधर हूं जिसके विरोध है। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी न उपदेशों से उसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की निसरता बताना चाहता हूं जिसने धार्मिक प्रतिबंधियों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है। इस तरह व्यक्ति पूजा का सिद्धांत भारत में जाति प्रथा के प्रचलन का निराकरण में बहुत लाभदायी साबित नहीं होता है। पश्चिम विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति की पूजा की विशेष महत्व नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने दूसरे व्याख्याओं के आधार बना लिया है। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जाति प्रथा को जन्म दिया है, वह व्यवसाय, विभिन्न काबिलियत संगठनों का प्रचलन, नई धारणाएं का जन्म, संकर जातियों और अव्रजन। यह प्रश्न उठता है कि यह मान्यता अन्य समाजों में मौजूद नहीं है। क्या आप भारत में उनका विशिष्ट रूप विद्यमान है? यदि वे भारत की विशेषता नहीं है और विश्व में एक समान है, और तो उन्होंने भूमंडल में किसी अन्य भाग में जातियों को क्यों गढ़ ली? क्या इसका कारण वेदों की इस भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र या विद्वान गलती पर है? मैं सोचता हूँ कि बाद की बात सही है। अनेक लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी विचारधारा की समर्थन में उच्च सिद्धांतिक मूल्यों का दावे किए हैं। कोई विशेष व्यवस्था प्रकट करते हैं और कहते हैं कि गहराइयों से अपने देखने पर प्रकट होते हैं। सिद्धांत उदाहरणों के सिवाय कुछ नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है कि इसमें महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं। सर डेंजल इब्सन, नेस्फील्ड सेनार और सर एच रिजले की सिद्धांत यही है। मोटे तौर पर इनकी आलोचनाएं में यह कहा जा सकता है कि एक लीक पीटने का प्रयत्न नेस्फील्ड उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सिर्फ केवल कार्य की आधार था, और जिस पर भारत की जातियों का पूर्ण प्रथा की निर्माण हुआ। लेकिन उन्होंने यह बताना होगा कि वह इस कथन से हमारी जानकारी में कोई इफाजा नहीं करते हैं। इसका सार कहता है कि इसका सार यही है कि भारत में जातियों के आधार पर व्यवसाय मात्र ही एक लचर दलील है। हमें नेस्फील्ड महोदय से इस सवाल का जवाब चाहिए। ये कैसे हुआ कि विभिन्न व्यवसायी वर्ग विभिन्न जातियां बन गए? मैं अन्य निर्जाति वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर विचार करने के लिए सहर्ष प्रसन्न, और यदि यह सही न होता तो नेस्फील्ड के सिद्धांत एक अजीब सिद्धांत है। मैं इन सिद्धांतों की आलोचना जारी रखते हुए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि इन सिद्धांतों ने जाति प्रथा को विभाजनकारी नियमों को पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाया है, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी विकास की सिद्धांत में व्याख्या की है।
for listening this beautiful chapter of Jati Pratha, and I hope you are enjoying very much. And please do not forget to subscribe, share and press the bell icon so that you will get the notification. और मेरी कहानी मेरी जुबानी इस यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरे बुक को पढ़ के सुनाया है, तो आप वहाँ पे जाइए, पूरी कहानी को सुनिए और भीमराव अंबेडकर साहब के संघर्ष की बातें अब जानिए, और मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाएगी। जय भीम।